तो हेलो एवरीवन। तो टॉपिक हमारा जो रहेगा डिस्कशन का भी वो रहने वाला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। ठीक है, स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, स्प्रिंग के केस में उसे कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, और बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। उसके बाद स्प्रिंग के केस में तो निकालना है ही। तो देखते हैं इसे क्या कुछ है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिसिटी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो हम सबको पता है कि भी किसी भी बॉडी में जो उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एक स्टैटिक एनर्जी उसके पास प्रोवाइड रहती है बॉडी के पास, तो वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि भी ये मतलब आपके पास पोटेंशियल है, तो यानी जो एक स्टैटिक एनर्जी होती है हमारे पास हमारी पोजीशन की वजह से, हमारे एग्जिस्टेंस की वजह से किसी चीज़ में या किसी भी चीज़ में जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस चीज़ को उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, और इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जाननी जरूरी हो जाती है कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं अभी कोई भी चीज़ ये इलास्टिक है। ठीक है, कई बार हम बोल लेते हैं कि भाई ये चीज़ तो बहुत इलास्टिक है। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि भाई वो चीज़ इलास्टिक है, यानी हम उसको क्या है, उसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इलास्टिसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, देखो, कंप्रेशन या इसको बोल सकते हैं इलोंगेशन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी सीधी सीधी जुड़ी हुई है किसी चीज़ के कंप्रेशन से या इलोंगेशन से। यानी कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, यानी इलोंगेट करते हैं, कोई भी चीज़ है उसके डायमेंशंस है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं, या उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी उसको जो उसके ओरिजिनल डायमेंशंस हैं उसको इन्हांस या इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ एक लिमिट तक बिना अपनी मतलब ब्रेक हुए, अपनी इलास्टिक लिमिट को ब्रेक किए बिना अगर वो वहाँ से अपनी इनिशियली जो डायमेंशंस है उसके वहाँ तक वापस आ सकती है, यानी अपनी शेप को रीगेन कर सकती है, तो उस चीज़ को बोला जाता है इलास्टिक। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कोई रबड़ है, जैसे हम छोटा सा रबड़ यूज़ करते हैं हमारे अर्ली क्लासेस में, तो अगर हम उसको थोड़ा इलोंगेट करें तो वो क्या है, उसकी वो जो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी उसको हमने स्ट्रेच किया, उसकी जो वॉल्यूम बढ़ गई। अगर वो अपनी शेप को रीगेन कर सकता है वापसी, जो उसकी इनिशियल शेप अगर उसको रीगेन कर पाए, तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ भी इलास्टिक है। लेकिन अगर वो वही उसी टाइम पे अगर वो चीज़ टूट जाए, तो वो बोल देते हैं कि भाई इसकी जो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई और इसने जो है अपना मतलब डायमेंशंस खो दिए और ये टूट गई, यानी इसकी इलास्टिसिटी बहुत वीक थी। ठीक है, तो यानी एक लिमिट जहाँ तक कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को इलोंगेट या कंप्रेस करने के बाद भी रीगेन कर सकती है, तो उन लिमिट्स को इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। और जो बॉडी ऐसा मतलब बिहेवियर शो करती है और इस बिहेवियर को उस बॉडी की इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इलास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं और कहाँ ये स्टोर होती है और क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड फॉर्म। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ये मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ये किसी रिजिड स्पोर्ट से कनेक्ट है,
ये एंड है, कोई फ्री एंड है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, यानी इसके डायमेंशंस को डिक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ को घटाने की कोशिश करता हूँ, या वही अगर मैं इस स्प्रिंग को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यानी स्ट्रेच करता हूँ, इलोंगेट करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्प्रिंग बहुत ही इलास्टिक चीज़ होती है। इलास्टिक चीज़ का मतलब क्या, ये अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या है, अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रिवीन बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो इन स्प्रिंग को हम बोल सकते हैं हाईली इलास्टिक चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे, तो जो कंप्रेशन की वजह से या स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, उस एनर्जी को उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं और कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स, विद इन इलास्टिक लिमिट्स फॉर एन इलास्टिक बॉडी, force directly proportional to compression या elongation, और ये जो फोर्स होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। हमें यहाँ पे फोर्स को समझना होगा कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, वो फोर्स है अप्लाइड फोर्स जो हम बाहर से लगा रहे हैं स्प्रिंग पे। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है खुद का फोर्स, स्प्रिंग का खुद का फोर्स। मान लो हमने स्प्रिंग को बढ़ाया, ठीक है, यानी स्ट्रेच किया, तो एक फोर्स होता है जो उसको अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने में मदद करता है, तो वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी अपनी शेप को रिस्टोर करने में जो हेल्प करेगा वो फोर्स हो गया उसका खुद का फोर्स, यानी स्प्रिंग का फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस को समझना जरूरी है पैरेलली कि भाई हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ठीक है, तभी हम इस टॉपिक में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही है कि हम अभी देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते कैसे स्प्रिंग के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक स्प्रिंग सिस्टम लूंगा, ठीक है। मैंने एक स्प्रिंग सिस्टम लिया, ठीक है, इसका एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया ताकि हिले डुले ना, और एक एंड को फ्री एंड छोड़ दिया, फ्री एंड। और मैंने मान लिया कि भाई जो स्प्रिंग की जो लेंथ है, ओरिजिनल जो लेंथ है स्प्रिंग की विदाउट एनी कंप्रेशन और स्ट्रेचमेंट, तो वो एल है, ठीक है। और स्प्रिंग है तो उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा, उसको मान लेते हैं कि, ठीक है, ये के होता है, स्टिफनेस फैक्टर बोल देते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं या एलोंगेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हम के मान लेते हैं, और इसकी ओरिजिनली विदाउट कंप्रेशन या इलोंगेशन इसकी लेंथ को हम एल मान लेते हैं, और ये कोई फ्री एंड हमने छोड़ दिया। अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो इस एंड पे लगाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैं अभी इस एंड पे, इस फ्री एंड पे कुछ फोर्स लगाऊंगा बाहर से, एफ ए, यानी अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, एफ ए बोलूँ या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूँ या अप्लाइड फोर्स, ऐसे ही बोल देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड, तो अगर बाहर से अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स लगाने के बाद आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एक्सटर्नली से एफ ए, तो क्या होगा उस केस में, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ तक एल लेंथ, मान लो ये इलोंगेट हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये तो थी इसकी ओरिजिनल देन एल, और ये जो है कुछ इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट,
खींचने की वजह से एक्स। अभी एंड फ्री नहीं है, इस पे फोर्स लगाया गया है, कोई अप्लाइड फोर्स है एफ ई। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने अभी बाहर से फोर्स लगा दिया स्प्रिंग पे और उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया अप टू सम डिस्टेंस से एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या हुआ, कैसे हो सकता है कि भी अब हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग अप टू डिस्टेंस एक्स। स्प्रिंग को उसकी इनिशियल पोजीशन यानी जो इसकी इनिशियल लेंथ थी एल से एक्स डिस्टेंस और मूव कराने में, स्ट्रेच करने में जो वर्क डन किया गया, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग अप टू डिस्टेंस एक्स, वही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो निकालेंगे कैसे इसको, इसको दो पार्ट में करके निकालेंगे। पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, यानी छोटे से हिस्से का वर्क डन निकालेंगे। छोटे से हिस्से का कैसे, हम किसी एक स्मॉल कोई छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे इसमें कि भाई जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया बाहर से तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी में, स्प्रिंग में, से हम डी एक्स मान लेंगे और उसके लिए पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे से डी डब्ल्यू, और उसके बाद जो है टोटल वर्क डन निकालेंगे बाद में विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी डब्ल्यू। ठीक है, तो लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन इन displacing a spring from its original length to some distance dx। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, तो डी डब्ल्यू हमारा हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हमें पता है कि भाई जो क्या है मेरे फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, dx cos थीटा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम खोल के इजीली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स dx cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा हो गया हमारा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते क्या है कि भाई इस टाइम पे जब हमने एक बार अपनी ओर से फोर्स लगाया तो उसी टाइम पे एक और फोर्स स्प्रिंग में एक्ट में आया। तो इसको थोड़ा विजुअली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे हमारा जो है मतलब ओरिजिनल लेंथ थी, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रखा था। तो इस केस में क्या है, हमारा ये फोर्स जीरो। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स बाहर से हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। लेकिन उसी टाइम पे एक और चीज यहाँ पे प्ले में आ जाती है स्प्रिंग के केस में कि रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो है, क्योंकि जब हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया ही नहीं और उसने अपनी पोजीशन चेंज की ही नहीं तो वो अपनी शेप को, स्प्रिंग अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश इस केस में करेगा ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो होगा। लेकिन इस केस में जब हमने कुछ फोर्स लगा रखा है एफ ए और एक्स डिस्टेंस तक ये स्प्रिंग अपनी लेंथ को जो हमने स्ट्रेच किया है, तो इस केस में कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ताकि स्प्रिंग क्या है अभी हाईली इलास्टिक चीज है, वो अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगी। तो इस केस में कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स जरूर होगा। ठीक है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो इस केस में कुछ
बाहर से फोर्स लगाया गया है, ओरिजिनल लेंथ x है, सॉरी l, और x इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है, k हमारा कांस्टेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज है लेंथ में। तो इसी टाइम पे यहाँ पे क्या है, x जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ स्प्रिंग जो है डिस्प्लेस हुआ है फोर्स की वजह से। तो इसी टाइम पे एक और फोर्स एक्ट में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स को हम इजीली हुक्स लॉ से समझ सकते हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन या इलोंगेशन, यानी चेंज इन डायमेंशंस, और उसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटा दूं, सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम की, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और जो है देखनी जरूरी हो जाती है कि भी कि रिस्टोरिंग फोर्स को हमने ऐसे तो लिख दिया, लेकिन अब इसमें होता क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ आर, और जो एक्स होता है, यानी इलोंगेशन या कंप्रेशन, जो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट कैसे, कि अगर मैंने कोई फोर्स लगाया और एक्स कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो उस टाइम पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इससे बिल्कुल अपोजिट। ऐसे इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ताकि वो इलास्टिसिटी को ब्रेक ना होने दे और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पाए। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि भाई जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और इन मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा कि भाई जो अप्लाइड फोर्स होगा ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, हमारे पास डी डब्ल्यू क्या आया हुआ है, एफ अप्लाइड डी एक्स और कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स के, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स से। और रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता है कि माइनस के एक्स डी एक्स कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, पहले थीटा क्या है, पहले थीटा था हमारा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमने जो अप्लाइड फोर्स है हमारा उसको रिप्लेस कर दिया रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, तो अब एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ भी कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुई है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। क्योंकि देखो चेंज तो इस तरफ हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स उससे ऑपोजिट एक्ट करेगा, तो एंगल 180 बन गया ना रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो उस टाइम पे यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एफ आर डी एक्स और कोस 180। एफ आर की वैल्यू को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं स्लो से, माइनस के एक्स डी एक्स कोस 180। कोस 180 की वैल्यू हमें पता है माइनस के एक्स डी एक्स माइनस 1 होती है कोस 180 की, तो ये हमारे पास आ गया के एक्स डी एक्स। ये आ गया स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन यानी स्प्रिंग में अगर हम किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स तक की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो स्मॉल वर्क डन किया गया स्प्रिंग पे, तो वो आ गया ये क्या, के एक्स डी एक्स। लिख लेते हैं इसको, के एक्स डी एक्स, इक्वेशन वन का इसे नाम दे देता हूँ। तो अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन को कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क डन बहुत इजीली निकल आएगा।
हम डी डब्ल्यू को यानी स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट्स जरूरी हो जाती है। तो लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स होंगी डिस्प्लेसमेंट। जब हमने स्प्रिंग पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं था तो उस टाइम पे उसके लेंथ में चेंज किया था 0, और कोई बाहर से जब अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो उस टाइम पे कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स तक वो डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे इसको इजीली निकाल सकते हैं। डी डब्ल्यू की वैल्यू यूज कर लेंगे पी एक्स डी एक्स। तो ये तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 0 to x एक्स डी एक्स। एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 to x, और कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया हमारा पी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या होगा? वर्क डन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन 0 टू सम डिस्टेंस x। तो यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring, that is also known as elastic potential energy. So that's all.